प्लांट का नाम है पोडोफाइलम पोल्टेटम। ये जो प्लांट है ये बेसिकली जो हमारा मलाशय होता है और हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उनसे कनेक्टेड जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सभी पर काम करता है, विशेष रूप से लिवर पर और स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो जब भी पेट में गर्मी बढ़ती है, ऑर्गन्स में गर्मी बढ़ती है, जिसके कारण हैजा, पीलिया या नसों में जो श्लेष्मिक कला होती है वो सूख जाती है, जिसके कारण बॉडी में रक्त स्राव होता है। ऐसी अवस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही लेडीज के केस में जितनी भी प्रॉब्लम्स गर्भावस्था के दौरान आती हैं उनके उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, शरीर में जो गैस के कारण दर्द बनता है, मांसपेशियों में अकड़न रहती है, थकान रहती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उस केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यदि किसी को उल्टी हो, साथ में पेट दर्द हो, तीव्र पेट में दर्द हो, जो कि बेसिकली इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम से आता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मसूड़ों में, जीभ में जलन हो या जीभ पर या मसूड़ों में सूजन हो या जीभ पर दांतों के निशान आते हों, व्यक्ति गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से ग्रसित हो जिसके कारण उसे मितली या उल्टी होती हो, कंधे और पीठ के निचले हिस्से में दर्द बना रहता हो, घुटने और जांघों में थकान महसूस होती हो, बुखार जैसा लगता हो, टखने में, कलाई में, घुटने में मांसपेशियों में अकड़न आ गई हो जिसकी वजह से वहां दर्द जैसा महसूस होता हो, सुबह सोकर उठने पर कमजोरी लगती हो, बुखार लगता हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही जब पेट में भारीपन रहे, गैस बने, खट्टी डकारें आए, मुंह में बदबू हो और व्यक्ति उल्टी लगने के बाद तीव्र भूख का एहसास करे, अंडाशय में दर्द हो, खासकर राइट साइड, ऐसे ही जांघें जो हैं थकी रहती हूँ, कमजोरी बनी रहती हो जांग में, व्यक्ति का मन उदास रहता हो, व्यक्ति ज्यादा तनाव में हो, बुढ़ापे की ओर हो, सोते समय बड़बड़ाता हो, कोई भी व्यक्ति से जब वो बात करे तो उसे अपना दुखड़ा सुनाने वाला हो, तो ऐसी स्थितियों को ये रेमेडी ठीक करने का काम करती है। अन्य इंडिकेशंस के रूप में है, मलाशय में दर्द होता है, मलाशय और गर्भाशय के जो लक्षण हैं उनके गांठ में दर्द बना रहता है, मल करते समय पेट में या गुदा में ऐंठन हो जाती है, रोगी का ठंडा खाने का मन करता है, मानसिक उत्साह तो होता है पर जब भी वो कुछ करने लगता है तो वो हमेशा नेगेटिविटी की ओर चला जाता है, और ऐसा व्यक्ति केवल और केवल अपना ही नुकसान करता है। यदि कोई इसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करे तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। तो जितनी भी ये आत्महत्या की प्रवृत्तियां होती हैं, हाथ काटना है, ये सब इसी रेमेडी के अंतर्गत आती है। ऐसे व्यक्ति का मन उबला हुआ भोजन, गोभी, फल खाने का ज्यादा करेगा। वो खाए या ना खाए,
मन में जब उससे पूछा जाए तुझे कैसा भोजन पसंद है तो वो ऐसे इंडिकेशंस देगा। साधारण रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता हो, अच्छा और बुरा मैटर नहीं करता, जो केवल और केवल अपने बारे में सोचता हो, C10 उसके लिए विशेष रेमेडी के रूप में काम करती है। इसके लक्षण हैं, ऐसे व्यक्ति को अवसाद रहता है, उदासी रहती है, मन थका हुआ महसूस होता है, व्यक्ति बेचैन रहता है, व्यक्ति सीधा नहीं बैठ सकता, लीवर में गड़बड़ी होती है, समय समय पर आंखों में भारीपन या सिर में दर्द आता है, कभी कब्ज, कभी दस्त होती है, पलकों पे सूजन बनी रहती है या उसकी भौहें उड़ जाती हैं, आंखों में थकान, भारीपन, पीलापन या लाली बनी रहती है, दाएं कान में, राइट हैंड साइड के कान में ड्राइनेस रहती है, जब भी वो कोई गर्म चीज खाता है या गर्मी में खाता है तो नाक पे पसीना आ जाता है, और शरीर में छोटी छोटी फुंसियां या वार्ड्स बन जाते हैं, मांसपेशियों में सूजन पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा दमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि गर्मी बढ़ी हुई है। जब वो सोकर जागता है तो उसे तीव्र अंगड़ाई लेने की आवश्यकता पड़ती है, जागने पर जीभ सूखी होती है, गले में खराश होती है जो कानों तक जाती है, जिसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति को साल में 2 बार गले का इन्फेक्शन होता ही होता है। ऐसे व्यक्ति के पैर ठंडे रहते हैं, ज्यादा गर्मी में, ज्यादा ठंड में ये व्यक्ति काम नहीं कर सकता, गले में बलगम रहता है, खकार आती रहती है, या जब भी वो पानी पीता है या कुछ खाता है बॉडी थोड़ी ठंडी पड़ती है तो गले में बलगम आ जाती है, मुंह का स्वाद अक्सर कड़वा रहता है, पेट में एसिडिटी होती है, छाती में जलन बनी रहती है, व्यक्ति को गर्मी ज्यादा लगती है और पेट में नमी का अभाव महसूस होता है, व्यक्ति को पतले मोशन आते हैं, कम मात्रा में आते हैं, जिसके कारण ये सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। ऐसे व्यक्ति के पेट में आप पूछेंगे दर्द है तो वो उसको इंडिकेट नहीं कर पाएगा, जबकि आंशिक रूप से उसके दर्द हमेशा बना रहता है। इस व्यक्ति को आगे की तरफ झुकने से शरीर में आराम मिलता है और पेट में गर्मी क्रिएट होती है। ऐसा व्यक्ति जो भी चीज खाता है, जो भी चीज पेट में जाएगी, उसकी तासीर जो है वो खटास में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की हड्डियां जो हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता वो व्यक्ति देखने में कितना मोटा है, दुबला पतला है या बहुत मोटा है, परंतु ये जो खटास है ये हड्डियों को खा जाती है, नसों को ड्राई कर देती है। व्यक्ति को पीलिया के लक्षण आते हैं और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, क्योंकि खाना उसको पचता नहीं है, तो उसको बेचैनी रहती है। पेट संवेदनशील होता है, खाली रहेगा तो कमजोरी महसूस करेगा, ज्यादा खाएगा तो थकान महसूस करेगा। दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति का मन बुझा रहेगा और गैस से संबंधित समस्या बनी रहती है। आंतों में छोटे घाव हो जाते हैं, तो जब भी मल पास करता है तो उसके दबाव की वजह से उसको जलन, खुजली, एनस पर बनी रहती है। शरीर में कमजोरी आने का जो कारण है वो गैस्ट्रिक एंटाइटिस रहता है, गैस का प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से थाइस, पिंडली, हाथ, सर्वाइकल रीजन, सिर में दर्द ये बना रहता है। इस व्यक्ति के
जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो कमजोर होते हैं। कभी खाना पच जाएगा, कभी नहीं पचेगा, और जैसे जैसे कंडीशन खराब होगी, खाना पचने में समस्या आती रहती है। एनस, यहाँ पर उसे कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। कई बार ड्राइनेस आ जाती है और कई बार एनस का मुंह खुल जाता है और एनस की जो गुलाबी इंटरनल परत होती है वो बाहर निकल आती है, जिसे हम कांच निकलना भी बोलते हैं। ये चाहे बहुत थोड़ी मात्रा में हो, पर समस्या होती है। एनएस में खुजली बहुत होती है, पसीना उस रीजन में बहुत बनता है, कांख में और एनएस के आसपास पसीना बहुत आता है, जिसकी वजह से नमी संबंधी रोग इस व्यक्ति को होते हैं। माइनर रूप से इस व्यक्ति को पेचिश या बवासीर की शिकायत लगातार बनी रहती है। यदि हम C10 का प्रयोग लंबे समय तक कराते हैं, तब इस चीज में जाके अंतर आता है। ऐसे ही व्यक्ति के जो दस्त होंगे वो पतले होंगे। सुबह जब व्यक्ति सो के उठेगा तो वो एनर्जेटिक फील करेगा, पर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद उसे कमजोरी आनी चालू हो जाती है, जो दोपहर तक बनी रहती है। दोपहर के बाद जब वो कुछ खा पी लेता है, सो लेता है, तब उसकी बॉडी में एनर्जी फील होती है। व्यक्ति को पानी पीते ही पेशाब आता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे पानी पीने के 3 घंटे के बाद पेशाब आना चाहिए, पर जो व्यक्ति रोग की अवस्था में है या रोग से ग्रसित है, उसको कम समय में पेशाब आ जाता है। ये पेशाब की जांच के दौरान भी देखा जा सकता है। जिन लोगों को थायराइड होता है, किडनी के इश्यू होते हैं, आप देखिए जैसे ही वो पानी पीते हैं, उन्हें तुरंत या आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर यूरिन पास करना होता है। तो ये शरीर में कमजोरी की निशानी है। और ये जो हम सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, ये ऐसे व्यक्तियों पर लगभग कन्फर्मली बैठते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि शरीर में पानी रुक रहा होता है, एसाइटिस की समस्या, जलोदर की समस्या, गैंग्रीन होने का डर, ये बना रहता है। पैरों में आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के तो आपको काले या पीले धब्बे दिखाई देंगे, जो कभी खत्म नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति को पेशाब बहुत ज्यादा आता है। किडनी की समस्या होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और पुरुषों में अंडकोश में सूजन पाई जाती है, वहीं महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान पतले दस्त होते हैं। लिकोरिया होने की शिकायत होती है, और लिकोरिया ऐसा होगा जो एसिडिक फॉर्म में होता है। जो भी इनर वियर पहने जाते हैं उन पे व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है, और कुछ दिनों में वो ऐसा हो जाता है जैसा जल गया हो। तेजाब डालने से जैसे जल जाता है, इस तरीके के कपड़ों पे लक्षण दिखाई देते हैं। तो जितने भी इनर वियर होते हैं और जो उस क्षेत्र के प्रभाव में आते हैं, ऐसे कपड़े गल के खत्म होते हैं एसिडिक फॉर्मेशन की वजह से। तो महिलाओं में लिकोरिया और दस्त की शिकायत होती है। पुरुषों में दाहिने अंडाशय में दर्द रहता है, सॉरी, महिलाओं में दाहिने अंडाशय में दर्द रहता है, कमर का दर्द बना रहता है, और कमर में भी जो बैकबोन होती है वो टिल्ट होती है। मासिक धर्म आने से पहले पेट में तीव्र पीड़ा होती है, और गर्भाशय पर खटास का असर देखा जाता है, जिसके प्रभाव से वहां पर सूजन मिलती है, या वहां पर फैब्रॉइड या सिस्ट की शिकायत हो सकती है। दूसरी इसी की ऑपोजिट कंडीशन बनती है, जब वही दर्द लेफ्ट साइड में आ जाए तो गर्भाशय जो है वो बहुत कोमल हो जाएगा। जहां ऊपर खट्टा और रूखा हुआ था, नीचे कोमल और साइज में थोड़ा छोटा हो जाएगा। पीठ में लगातार दर्द बना रहेगा, बीमारी महसूस होगी, और लेट कर उठने पर स्फूर्ति महसूस होती है। इसका मतलब यह है कि पेशेंट, विशेषकर महिला, जब ऐसी स्थिति में लेटती है तो 2, 4, 5, 10 मिनट की एक झपकी आती है, और झपकी के बाद वो फिर से काम करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। घंटे, 2 घंटे खूब अच्छे से काम करेंगे, उसके बाद फिर उनको एक झपकी चाहिए।
तो जितने भी वात रोगी होते हैं उनमें ये सिम्टम नॉर्मल वे में पाए जाते हैं। तो हम अपने औषधियों को अगर इस पैटर्न को फॉलो करें, देखें, तो रस प्रकृति वालों के लिए स्क्रोफोल्सो ग्रुप, रक्त प्रकृति वालों के लिए एंजाइटिकोस ग्रुप, और वात प्रकृति वालों के लिए कैंसरसो ग्रुप जो है अन्य औषधियों के सहयोग के साथ बेस्ट रिजल्ट देने का काम करता है। गर्दन और पीठ में मांसपेशियों में अकड़न, दर्द पाया जाता है। व्यक्ति अंगड़ाई या पीछे की ओर तनाव लेना पसंद करता है, जिसकी वजह से उसे डकार भी आ सकती है, गैस भी पास हो सकती है और उसे अच्छा अनुभूत होता है। कमर के निचले भाग में, राइट साइड में, हिप्स के पीछे दर्द बना रहता है। गर्दन में अकड़न या जकड़न होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। मांसपेशियों में एक खास तरीके का तनाव बना रहता है, जिसे हल्का सा दबाने या मूव करने से राहत मिलती है। और जब भी व्यक्ति मल पास करता है तो ऐसी अवस्था में उसके कमर में दर्द आ सकता है, क्योंकि मल पास करने के बाद उस व्यक्ति को गैस बनती है। ऐसे व्यक्ति को सिर से नीचे हाथों की ओर दर्द चलता है। कलाई कमजोर होती है, कुछ पकड़ने के लिए उसे ताकत लगाने में परेशानी होती है। नर्वस सिस्टम कमजोर होता है। चलने पर घुटने में क्रैकिंग की आवाज आती है। जांग और पिंडलियां और पूरे पैर, जोड़ों को छोड़कर, इनमें ऐंठन और थकान पाई जाती है। त्वचा ज्यादातर पीले रंग की और सफेद डैंड्रफ से युक्त दिखाई देती है। हम ये कह सकते हैं कि उस पर एक पपड़ी सी पाई जाती है। महिला हो या पुरुष, जननांगों में कच्चापन या खुजली पाई जाती है। कच्चापन का मतलब ये है कि अगर वहां नाखून लग जाए तो एक रक्तीय उभार आ जाता है। और विशेषकर ये स्थिति वर्षा के दिनों में, गर्मियों के दिनों में विशेष रूप से बनती है। आजकल आप देखेंगे जिन लोगों को भी सूजन है, आप सिर्फ ऊपर कंधे या ऐसी जगह जहां हवा नहीं लगती एक नाखून मार दीजिए, वहां पे एक लाल रंग की रेखा उभर आएगी। कुछ महिलाओं पुरुषों में जहां मांस का वसा अधिक होती है वहां आपने देखा होगा सफेद रंग की रेखाएं होती हैं, वो इसी चीज को इंडिकेट कर रही होती है। शरीर में, हाथों में खुजली बनी रहती है। और जो प्राकृतिक गर्मी है उसके कारण त्वचा में नमी पाई जाती है। ऐसे केस में अधिकतर आप देखेंगे व्यक्ति का शरीर टूटा बना रहता है, टूटन बनी रहती है। तो यहाँ पर C10 के साथ साथ यूरिनेशन बढ़ाने की दवाई का भी प्रयोग किया जा सकता है। आप S2, S6, C5, S5 इनका प्रयोग भी करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो शरीर एक आक्रामकता की तरीके से प्रभावित होता है। यानी आपका कोई भी प्रभाव, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पसीना आ रहा है, आपने खुजा दिया तो शरीर में वहां पे पित्त उठ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। और व्यक्ति जब भी लेटता है तो उसको घुटन का एहसास होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में होता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है। व्यक्ति सोते समय दांत पीसता है और नींद में बेचैन रहता है। नींद में भी वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, गहरी नींद नहीं आती। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये इस पौधे के साथ साथ, क्योंकि ये पौधा C10 में पाया जाता है, तो C10 में भी ये सारे सिम्टम्स आपको देखने में मिलते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स आपको जिस रोगी में देखने को मिले आप उसे C10 प्रयोग करवा सकते हैं। अन्य औषधियों के साथ ये बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है। C10 के बाद आते हैं C13 पर। C13 बेसिकली गले की औषधि कहलाती है। ये थायराइड के लिए
गले की श्लेष्मिक कला के लिए, स्वर यंत्र के लिए, टॉन्सिल ग्रंथियों के लिए, जितनी भी गले से संबंधित समस्याएं हैं जिसमें श्लैष्मिक कला कमजोर पड़ जाती है, ऐसी सभी अवस्थाओं में प्रयोग में लाई जाती है। मूल रूप से ये औषधि स्वर यंत्र की प्रदाह, लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, कफ एंड कोल्ड, कोरिजा, डिप्थीरिया, घेंगा रोग, अ, आपका जो थायराइड रोग है, ये इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। जैसा हमने शुरू में जाना था, C1 से C10 की औषधियां एस ग्रुप की भांति काम करती हैं, जबकि 13, 15, 17, कैंसरसो 13, कैंसरसो 15 और कैंसरसो 17 ये आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार भी काम करती हैं, जिसमें हम वात पित्त कफ में बांट सकते हैं। तो C13 कफ की रेमेडी है, छाती तक काम करती है। C15 पित्त की रेमेडी है, छाती से पेट के बीच के समस्त ऑर्गन्स पे काम करती है। और C17 बेसिकली नर्वस सिस्टम या ड्राइनेस की या वात की रेमेडी है, जो संपूर्ण तंत्रिका तंत्र और नाभि से नीचे के ऑर्गन्स पर काम करती है। C13 पूरे कैंसरसो समूह में एकमात्र ऐसी औषधि मानी गई है जो ऑर्गन्स की समस्याओं पर काम करती है। यानी इसके अलावा कोई भी औषधि ऐसी नहीं है जो ऑर्गन्स के लिए विशेष रूप से काम करे, क्योंकि ये कफ की रेमेडी है। तो जब भी ऑर्गन्स में सूजन पाई जाएगी, ये रेमेडी लगाई जाती है। इस औषधि का प्रभाव हमारे फेफड़ों पर और आंतों पर विशेष रूप से काम करता है। इसके अलावा कैंसर के रोग में, गले के समस्त रोगों में ये काम करती है। यदि किसी व्यक्ति को कफ अटकता हो, बनता हो, तो P1 या P3 और C13 का कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाली औषधि बन जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखने से पहले मेरा गला साल में 2 बार खराब होता था। उसके लिए मुझे लगभग 600 mg की मेडिसिन खानी पड़ती थी 5-7 दिन, जो हाईली एंटीबायोटिक्स होते थे। तब जाके वो 8-10 दिन में मेरा गला ठीक होता था। वो भी पूरी तरह ठीक नहीं होता था, उसके बाद एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स बने रहते थे। जब मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखी तो मैंने पहले P4C13 का प्रयोग किया। उसके प्रयोग से मुझे 5वें दिन में, जो 10-10, 12-12 दिन में रिजल्ट मिलता था, वो 5वें दिन में रिजल्ट दिखाई दे गया था। बाद में मैंने C13 और P3 का प्रयोग किया। उसके प्रयोग से मेरे को यही प्रभाव, सेम प्रभाव मात्र 1 से 2 दिन में मिलने लगे थे। और धीरे धीरे करते हुए अब मेरे को ये जो गला पकने की शिकायत है, ये साल में अब एक ही बार होती है। तो ये दवाई C13 जितने भी वूपिंग कफ होती हैं, डिप्थीरिया होता है, टॉन्सिलाइटिस इत्यादि होता है, या फिर गले से संबंधित चीजों में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, कैंसर का प्रभाव बढ़ जाए, श्लेष्मिक कला, म्यूकस मेम्ब्रेन में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आ जाए, तो ये रेमेडी प्रयोग में लाई जाती है। अगर ऐसी अवस्थाएं हो तो C13 और GE या गर्मी बढ़ने के प्रभाव को कम करने के लिए YE का प्रयोग, इनके गरारों का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा रहता है। C13 फर्स्ट सॉल्यूशन का प्रयोग
स्वर यंत्र में कफ बढ़ाने के लिए, जीर्ण पेचिश में, दस्त इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली जैसा हमने जाना था, C13 का जो प्रयोग है, सॉरी कैंसरोसो ग्रुप का जो प्रयोग है, वो थर्ड डाइल्यूशन में बेस्ट रिजल्ट देता है। सेकेंड डाइल्यूशन का प्रयोग टॉन्सिलाइटिस में, लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, निमोनिया हो जाए, आंतों में इन्फेक्शन हो जाए, गले में इन्फेक्शन हो जाए, जितने भी ये वायरल या सॉरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, इस केस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड डाइल्यूशन इन सभी केसेस में काम करता है। यानी जब हमारा सेकंड डाइल्यूशन काम ना करे तो हमें थर्ड डाइल्यूशन या उससे ऊपर के डाइल्यूशन पे जाना चाहिए, जिसका अर्थ ये हुआ कि नॉर्मली हम सेकंड डाइल्यूशन का प्रयोग C13 का करते हैं। अगर फेफड़ों में बलगम बनती हो, तो ऐसे केस में P3 और C13 का कॉम्बिनेशन या इसकी गोलियां ले लेनी चाहिए। यदि इन्फ्लेमेशन हो तो कंप्रेस का प्रयोग करें, और यदि गर्मी बढ़ गई हो तो मरहम लगाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि गले से संबंधित रोग ना हो, छाती में कफ ना बने, तो 1 गिलास गुनगुने पानी में C13 और WE मिलाकर इससे डेली गरारे करने चाहिए। C13 कुल 6 औषधियों के मिश्रण से बनी है, जिसमें से 5 हम पीछे पढ़ चुके हैं, और एक औषधि हम लोग कल करेंगे। यदि आपका किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके।